So in basic terminologies we have completed assets. Now the next one is our liabilities. Liability means what? Liability means amount or service payable to the outsider. अब आउटसाइडर मीन्स क्या हुआ? इनसाइडर में कौन आएगा? तो कि ऑनर आएगा। तो कि ऑनर के अलावा किसी और को अगर आपको कुछ अमाउंट पे करनी है या फिर आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट इज योर लायबिलिटी. So liability refer to the financial obligation of an enterprise other than owners. They consist of or obligation to pay money or other asset or to render a service to another person or person either now or in future. अब liability कोई भी हो सकती है, आपको अभी चुकाना हो सकता है या फिर फ्यूचर में चुकाना हो सकता है. इट इज़ योर लायबिलिटी. सपोज आपने बैंक लोन लिया है और जिसका इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद शुरू हो रहा है, तो दैट इज योर फ्यूचर लायबिलिटी. और आपको क्रेडिटर को अभी अमाउंट पे करनी है, दैट इज योर करंट लायबिलिटीज. लायबिलिटी आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इन ब्रॉड सेंस ऑल क्लेम अगेंस्ट द असेट. मीन्स लायबिलिटी का क्लेम किसके अगेंस्ट में होगा? असेट के अगेंस्ट. चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आपने एक हाउस परचेज किया. Suppose value of the house is 30 lakhs and you have spent 5 lakhs. So बाकी के 25 lakhs की आपने क्या ली? लोन ली. सपोज अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे तो बैंक क्या करेंगे? वो हाउस को बेच के अपनी लोन के पैसे रिकवर करेंगे. तो जो लायबिलिटी है उसका क्लेम किसके अगेंस्ट होता है? असेट के अगेंस्ट. अब लायबिलिटी का टाइप्स देखोगे तो उस पर 2 टाइप्स हो जाएंगे. फर्स्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी विच आर मोर देन 12 मंथ. मीन्स इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. अगर आपको किसी लायबिलिटी को 12 महीने के अंदर या फिर जो प्रोडक्ट साइकिल है उसके अंदर पे करना है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, जिसमें रॉ मटेरियल, स्टॉक, रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई. बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेएबल, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई. उसे आप शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी कहेंगे. मगर जो करंट लायबिलिटी नहीं है, जिसको चुकाने के लिए आपको लॉन्ग पीरियड मिला है, लॉन्ग पीरियड इन द सेंस मोर देन 12 मंथ, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. अब बारी आई कैपिटल की. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस. मीन्स बिजनेस के अंदर मालिक ने जो पैसे डाले, जो असेट डाली है, वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया. अभी वो हाउस का ही एग्जांपल ले लो. हाउस की वैल्यू 30 लाख थी, उसमें से लायबिलिटी 25 लाख की लोन थी, तो 5 लाख किसने डाले थे? ऑनर ने. तो असेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा. ड्राइंग. अगर बिजनेस का ऑनर अपने खुद के लिए या फिर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से कुछ ले जाता है, ये मीन्स कैश और असेट कुछ भी ले जाता है, तो दैट इज द ड्राइंग. एसेट क्या है वो ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया. असेट में फिक्स असेट, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट भी हो गई, करंट असेट भी हो गई. लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग. ओके, चलो ये पेज की 2 बार फोटो आ गई थी. अब बारी आई इक्विटीज. इक्विटीज आर ऑल क्लेम अगेंस्ट और राइट इन असेट. असेट में ऑनरशिप. अब असेट में ऑनरशिप किसकी होगी? वो घर वाला ही एग्जाम्पल ले लो. घर के अंदर ऑनरशिप किसकी थी? एक आपकी थी बिकॉज आपने इनिशियल पैसे डाले थे, और दूसरी बैंक की थी. तो इक्विटीज में दोनों आ जाता है, ऑनर भी आ जाते हैं और क्रेडिटर भी आ जाते हैं. So the term include liability to creditor and to the owners or proprietors. In the former case, former means जो पहला नाम लिया था creditor का, it is called creditor equity. और later case means बाद में किसकी बात की थी? ऑनर की. तो वो क्या हो जाएगा? ऑनर्स इक्विटी. तो जो कैपिटल रिजर्व का पोर्शन है वो है ऑनर्स इक्विटी, और जो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पोर्शन है वो है क्रेडिटर्स इक्विटी.
अब रेवेन्यू क्या है? द ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। मीन्स बिजनेस जो एक्टिविटी करती है उसके साथ उसको जो पैसे मिलते हैं, गुड्स बेचेगा तो कैश आएगा, या फिर डेटर्स अराइज होगा या उसके पास से पैसे आएंगे, तो वो क्या हो गया? उसके लिए रेवेन्यू हो गया। सो रेवेन्यू इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स from the render of service and from allowing others to use enterprise resources। सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, वो आपने रेंट पे दे दी, तो उसके बदले में जो रेंट मिलेगा दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज रेवेन्यू। अगर आपके पैसे थे बैंक में रख दिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, डिविडेंड मिलेगी, वो अभी क्या है? रेवेन्यू है। इनकम, इनकम इज द इंक्रीज इन द नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बात सोचो, कभी भी आपको कोई भी इनकम होती है तो आपकी नेटवर्थ क्या होती है? बढ़ती है। बिकॉज इनकम के कारण आपकी असेट बढ़ती है मगर लायबिलिटी नहीं बढ़ती, सो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो एनीथिंग विच इंक्रीज द नेटवर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनकम। इनकम इज द पॉजिटिव चेंज इन द वेल्थ ऑफ द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लॉस, losses refer to the gross decrease in the asset और gross increase in the liability। लॉस से क्या होगा? लॉस हुआ है तो आपको चुकाना पड़ेगा, चुकाओगे तो पैसे जाएंगे तो असेट डिक्रीज होगी, और आपने पैसे नहीं चुकाए बाकी रखे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सो लॉस से क्या होगा? या तो असेट डिक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। इट इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करते थे? अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट टोटल ज़्यादा था, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंस ज़्यादा था, उसमें से आपने रेवेन्यू इनकम माइनस की, जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया? लॉस। मीन्स एक्सपेंस में से इनकम माइनस करने से जो मिलता है दैट इज योर लॉस। इट रिप्रेजेंट रिडक्शन इन ओनर्स इक्विटी ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिकवर इट्स एसेट्स यूज इन द बिजनेस। तो बिजनेस में जो असेट यूज हो रही है उसके लिए आपने जो स्पेंड किया है वो आपके बिजनेस में से रिकवर नहीं हुआ, तभी आपको लॉस होगा। बराबर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज दोज कॉस्ट विच फेल टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। मीन्स खर्चा किया, बदले में रेवेन्यू नहीं मिली तो वो लॉस हो गया। तो प्रॉफिट क्या हुआ? रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने से जो मिलता है दैट इज प्रॉफिट। इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस करते हो, तो जो डिफरेंस आता है वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। गेन इज सिमिलर टू प्रॉफिट। गेन इज द चेंज इन द इक्विटी अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन द फॉर्म एंड प्लेस ऑफ गुड्स एंड होल्डिंग द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज आपने गोल्ड लिया था बहुत सालों पहले, या फिर कोई मकान लिया था और उसको आपने 20, 25, 30 साल तक संभाल के रखा, तो आज उस मकान की वैल्यू क्या होगी? 20 साल से तो ज़्यादा ही होगी। गोल्ड की वैल्यू क्या होगी? जब लिया था उससे तो ज़्यादा ही होगी। तो उससे आप क्या कहोगे? गेन कहोगे। तो अगर आप गुड्स को एक जगह से बीच जगह से ट्रांसफ़र करते हो, सपोज से शॉपकीपर ने पार्ले जी का बिस्किट बेच दिया, तो गुड्स था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया तो उसमें उसको प्रॉफिट मिला। या फिर आपने असेट को होल्ड किया, गोल्ड को होल्ड किया, प्रॉपर्टी को होल्ड किया, तो होल्ड करने से उसकी वैल्यू बढ़ गई, जब बेचा तो उसमें से प्रॉफिट हुआ, सो इट इज कंसीडर इन गेन। तो गेन में ये दोनों में क्या फ़र्क है? जब गुड्स बेचा वो प्रॉफिट आपको रेगुलरली होगा, सो इट इज़ रेवेन्यू प्रॉफिट। मगर जब असेट बेची, गोल्ड बेचा, प्रॉपर्टी बेची, तो वो गेन कब होगा? कभी कभी होगा। जब बेचोगे तब होगा, तो वो रेगुलर नहीं होता, वो कैपिटल गेन हुआ, मीन्स कैपिटल प्रॉफिट हुआ। अब गेन में दो तरह के गेन होते हैं, रियलाइज गेन और अनरियलाइज गेन। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है मगर अभी तक हमने बेचा नहीं है, तो जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज गेन है। मगर जब प्रॉपर्टी बेच दोगे और उसके पैसे मिल जाएंगे तो वो रियलाइज गेन हुआ। एक्सपेंस मीन्स व्हाट? एक्सपेंस रिफर टू द कॉस्ट, that is amount incurred relating to the operational of accounting period or the revenue earned during the period
और द बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। मीन्स आपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने जो अपनी असेट रिड्यूस की है, आपने जो पैसे खर्च किए हैं या फिर लायबिलिटी बढ़ा दी है, दैट इज कंसिडर एज एक्सपेंस। तो जब हम एक्सपेंस की बात करेंगे ना, तो याद रखो वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। मीन्स इट रिलेट्स टू ओनली करंट पीरियड। परचेस, परचेस से पहले गुड्स को समझो। जो चीज़ आप बिजनेस में ट्रेड कर रहे हो उसी को आप क्या कहोगे? गुड्स कहोगे। और ऐसा गुड्स अगर बिजनेस, अगर एंटरप्राइज कैश में या क्रेडिट में लेता है, बाय करता है, तो उसे आप क्या कहोगे? परचेस कहोगे। परचेस में दो तरह के परचेस आएंगे, एक रॉ मटेरियल का परचेस के जिससे हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा आएगा परचेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स। परचेस कैश भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। सेल्स, बिजनेस का गुड्स, पहले मैंने क्या सी डेफिनेशन एक्सप्लेन की? गुड्स। तो बिजनेस का गुड्स अगर व्यापारी बेचता है, बराबर, आइदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, तो उसे आप सेल्स कहोगे। स्टॉक और इन्वेंटरी, द टर्म स्टॉक रिफर टू अ टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स। यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन दी है। गुड्स मीन स्टॉक, जो चीज़ बिजनेस में बेचने के लिए रखी है वो क्या है? गुड्स है। और एट द एंड ऑफ द पीरियड, ईयर हो, क्वार्टर हो, 6 मंथ हो, एंड ऑफ द पीरियड, जो गुड्स बिका नहीं है, हमारे पास पड़ा है, सो उसे आप क्या कहोगे? इन्वेंटरी या फिर स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक। अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद द वर्ड है डेटर्स। डेटर्स मीन्स क्या? अब धंधे में आपको सेल बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? आप क्रेडिट पे माल बेचोगे। अगर क्रेडिट पे माल बेचते हो तो सेल बढ़ता है, मगर साथ में कौन बढ़ता है? डेटर्स बढ़ते हैं। डेटर्स मीन्स रिसीवेबल, मीन्स जिसको आपने गुड्स बेचा है, जिसके पास से पैसे लेने बाकी है, दैट इज योर डेटर्स। Debtors refer to the person from whom the amount are due for goods sold. आपने जो गुड्स बेचा है ना, उसके पैसे जिसके पास से लेने हैं वो डेटर्स हैं। और सर्विस रेंडर्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ट्रेड डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स का दूसरा नाम क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। मगर याद रखो, अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं ना, उसमें डेटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर रिफर टू द पर्सन टू होम द अमाउंट्स आर ड्यू फॉर गुड्स परचेज और क्रेडिट और गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और सर्विस रेंडर्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन। अगर आपने किसी की सर्विस ली है, किस लिए ली है? बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए, या फिर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी के लिए, या फिर बेचने के लिए गुड्स परचेज किया है, या फिर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था और उसके पैसे चुकाने बाकी है, ऑल आर कंसिडर एज क्रेडिटर और ट्रेड पेएबल। उसका दूसरा नाम है अकाउंट पेएबल। और क्रेडिटर और ट्रेड पेएबल में क्या इंक्लूड होता है? बिल्स पेएबल भी। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट मे रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अकाउंट। चलो अब बैलेंस याद रखो, ये क्या कहते हैं? असेट है तो असेट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो जो चीज़ असेट को बढ़ाएगी वो डेबिट होगी उस असेट अकाउंट में, और जो चीज़ असेट को कम करेगी वो असेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? तो क्रेडिट होता है। तो जैसे लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा। उसी तरह से रेवेन्यू, इनकम, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कोई चीज़ इनकम बढ़ाता है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, और इनकम कम करता है तो उसको डेबिट करोगे। अगर एक्सपेंस की बात करते हो तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है। तो किसी कारण से एक्सपेंस या लॉस बढ़ता है तो वो डेबिट होगा, और कम होता है तो क्रेडिट होगा। ड्राइंग की बात करोगे
तो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस है, तो जो चीज़ ड्राइंग बढ़ाएगी वो डेबिट होगी और कम करेगी वो क्रेडिट होगी। सिमिलरली कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? यस, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो चीज़ कैपिटल बढ़ाएगी वो क्रेडिट करोगे और जो चीज़ कैपिटल कम करेंगे वो डेबिट करोगे। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर हो गए। ये परफेक्टली आपको लिखना है, एग्जाम में आएगा। ये कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट सेशन में क्या कराऊंगा? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।